हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं गगन कपूर आप सभी का गगन कपूर क्लासेस में वेलकम करता हूं। आज ये हमारी पहली ऑनलाइन क्लास है और इस क्लास में मुझे आपको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। तो आज की क्लास में मैं आपसे कुछ बातें करूंगा। नेक्स्ट क्लास से हम बातें कम करेंगे और पढ़ाई ज्यादा करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए पहले से ही मांगता हूं मैं माफी। खैर, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लासेस। अभी आप लोग यूनिवर्सिटी में नए नए आए हैं तो ऑब्वियसली मैं ये उम्मीद नहीं कर सकता कि आप मुझे जानते हो, इसलिए मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। मैं गगन कपूर, हमारी क्लासेस का नाम है गगन कपूर क्लासेस। हमारी वेबसाइट है www.gagankapoorclasses.com। आप देख सकते हैं यहां पर वीडियो में हमने इसके बारे में यहां पर लिंक दिया हुआ है। अगर आपको मेरी स्क्रीन का एरो दिख रहा है या नहीं, आई एम नॉट श्योर। तो अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये हमने अपनी क्लासेस का एक वेबसाइट का एड्रेस डाला हुआ है। तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां आप अपना ईमेल आईडी रजिस्टर करते हैं और वहीं से हम अपनी पूरी क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। अब होता क्या है, हमें बच्चों का प्यार सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया से मिलता है और वो हमें मिलता है यूट्यूब के थ्रू। तो कई बार स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन हो जाती है कि सर क्या आप सारा का सारा कोर्स यूट्यूब पे प्रोवाइड करेंगे? आंसर इज नो। हम लोग पेड क्लासेस देते हैं जो कि हमारी वेबसाइट से मिलती हैं। यूट्यूब पर हम कुछ इंट्रोडक्टरी या मार्केटिंग के पर्पज से वीडियोस डाल देते हैं। खैर, हमारी क्लासेस लेंदी होती हैं लेकिन उसमें लर्निंग कंटेंट अच्छा रहता है। पूरी क्लास देखेंगे तो आपको लर्निंग अच्छी मिलेगी। तो आज हम आपके साथ जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सब्जेक्ट। और बच्चे अभी नए नए यूनिवर्सिटी में आए हैं, जब तक वो नेक्स्ट सेमेस्टर में पहुंचेंगे वो डेफिनेटली हमारे बारे में जान जाएंगे। चलिए, अब सर आज आप हमें क्या टॉपिक पढ़ाएंगे? तो हमने आपके लिए एक ऐसा टॉपिक सिलेक्ट किया है जो कि आपने पहले क्लास 11th में या 12th में नहीं पढ़ा है। हमारे सिलेबस में कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो आपने पहले से पढ़ रखे थे। अगर मैं चाहता तो फाइनल अकाउंट्स ले सकता हूं, डेप्रिसिएशन ले सकता हूं, एनपीओ ले सकता हूं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन जैसे हल्के टॉपिक भी ले सकता हूं। बट हमने हायर परचेज को सिलेक्ट किया है सो दैट अगर आपके कॉलेजेस में वो चैप्टर चल रहे होंगे जो आपने पढ़े हुए हैं तो आप पहले से ही कंफर्टेबल होंगे। अगर ये नए टॉपिक चल रहे हैं तो आप अनकंफर्टेबल ना हो, इसीलिए हमने इनको पहले इंट्रोड्यूस किया है। धीरे धीरे चल के आगे जाके एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा वो बातें हम बाद में करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे और अपने कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं ये हमारी शीट है। कुछ चीजें हमने पहले से लिख के रखी हैं जिससे कि हम आपका टाइम सेव कर सकें। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारा ये जो चैप्टर है हायर परचेज का, तो मैंने यहां पे ऊपर लिखा हुआ है कि ये हमारे लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। एग्जाम में हमें डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और ये चैप्टर आपने आज से पहले अपने क्लास 11th और 12th सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो वहां पर उम्मीद करते हैं कि पहले नहीं पढ़ा हुआ। तो हम जो बुक यूज करने वाले हैं उस बुक का नाम है जे.आर. मोंगा। मैं यहां पे आपको लिख के बता देता हूं। और ये बुक आपके कॉलेज में रिकमेंड भी की गई होगी। और इस बुक की जो पब्लिकेशन है मेरे पास अभी करंट में इस पब्लिकेशन का नाम लिखा हुआ है स्कॉलर टेक प्रेस। हो सकता है कि आने वाले सालों में ये ऑथर लोग पब्लिशर चेंज करते रहते हैं तो आपको किसी और पब्लिशर के पास मिल जाए, बट ऑथर का नाम जे.आर. मोंगा है। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं कैमरे पर आपको ये बुक दिखा देता हूं, लेकिन आप इससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जब ये रीप्रिंट करते हैं
तो ये उसके कलर को, कवर पेज को चेंज कर देते हैं। तो जब कवर पेज चेंज हो जाता है तो स्टूडेंट कई बार घबराता है कि सर यही वाली बुक ले रहा हूं या मैं कुछ गलत ले रहा हूं, इसलिए जनरली हम नहीं दिखाते हैं। अभी करंटली जो मेरे पास अवेलेबल है वो मैं आपको दिखा देता हूं। ओके, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग बाय जे.आर. मूंगा, इस तरीके से ये एडिशन हमारे पास अभी करंटली अवेलेबल है। हम 2021 में बात कर रहे हैं। 2021 का ये मेरा पहला ही वीडियो है, लेटेस्ट वीडियो है, ठीक है। तो हायर परचेज के अंदर सर ये चैप्टर थ्योरेटिकल बेस्ड है या प्रैक्टिकल बेस्ड है? तो ये प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है, लेकिन इसमें से एक या दो क्वेश्चन थ्योरी के ऐसे बनते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको थ्योरेटिकल बातें भी बताऊं, क्योंकि कुछ बच्चे थ्योरी को गलती से इग्नोर कर जाते हैं और फिर एग्जाम में इस वजह से मार्क्स में थोड़ी सी कमी हो जाती है। चैप्टर को हमने यहां लिखा कि दो पार्ट हैं, थ्योरेटिकल भी है और प्रैक्टिकल भी है। तो थ्योरेटिकल पार्ट में हमें बेसिकली क्या डिस्कस करना है? थ्योरेटिकली पार्ट में हमें यह डिस्कस करना है कि हायर परचेज का मीनिंग क्या होता है। एक और टर्म है जो बिल्कुल हायर परचेज की तरह सिमिलर लगती है और आपको पता होना चाहिए कि वो सिमिलर नहीं है, उसको हम बोलते हैं इंस्टॉलमेंट परचेज। तो हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट परचेज कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज दोनों लगभग एक जैसी लगती है, लेकिन इनमें काफी बड़ा डिफरेंस आ जाता है जो कि हमें आपको बताना है। आज की क्लास में वही बताएंगे, प्रैक्टिकल पार्ट को हम स्टार्ट नहीं करेंगे। एग्जाम में हमसे यही पूछा जाता है कि क्या आप बता सकते हैं कि हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट परचेज में क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो ये हमने आज की क्लास में डिस्कस करना है। अगर ये लाइव क्लास रहती तो मैं आपसे पूछता कि बताएं हायर परचेज क्या होता है। डेफिनेटली अगर बच्चों ने कॉलेज में पढ़ लिया होता तो वो जरूर इसमें पार्टिसिपेट करते कि सर हायर परचेज क्या होता है। ठीक है, खैर जो अब हम ऐसी कम्युनिकेशन में हैं जहां पर अगर ये एडवांटेज नहीं है कि मैं आपसे पूछूं, तो कुछ और एडवांटेजेस हैं। रिकॉर्डेड सेशन में हम थोड़ा बेहतर प्रेजेंटेशन दे पाते हैं, प्लानिंग कर पाते हैं। तो मैंने आपको समझाने के लिए ना एक कार का एग्जाम्पल लिया है। हालांकि हायर परचेज का कंसेप्ट किसी भी एसेट के ऊपर लगता है, आप यहां देख सकते हैं ये किसी भी एसेट के ऊपर लगता है। अभी हमने एसेट्स को समझाने के लिए एक कार का एग्जाम्पल ले लिया है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हायर परचेज? ओके, लेकिन हमने तो सर यहां गलती से हायर परचेज प्राइस लिख दिया, तो ठीक है इसको ठीक कर देते हैं। लीजिए, हम पढ़ने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ हायर परचेज। ओके, हायर परचेज में क्या होता है, आजकल आप जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आजकल क्या होता है, हर एक चीज हम जो मार्केट में बाय करना चाहते हैं हम कोशिश करते हैं इंस्टॉलमेंट पर ले ली जाए। मेरे साथ तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जब लेने जाता हूं तो दुकानदार कहता है कि सर अमेजॉन पे चल रही हैं 9 EMI चल रही हैं, इंटरेस्ट फ्री हैं, तो आप क्यों एक साथ मनी दे रहे हो, आप इंस्टॉलमेंट में पे कर दो। तो वो बार बार कहते हैं कि सर इंस्टॉलमेंट में पे करो, इंस्टॉलमेंट पे करो, आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होगा, कल को आपको अगर लोन लेना होगा तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो खैर वो एक अलग बात है। तो अगर अमेजॉन हमसे EMI बना देता है, हमसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता है, तो आप अपने मन में ये मत ले आइएगा कि सर अगर हम इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं तो हमें इंटरेस्ट नहीं देना होता है, सर्टेनली देना होता है। सबसे बेहतर एग्जांपल में हम बात करते हैं कार की। तो मैं कार लेने गया, मैंने शोरूम वाले से पूछा, भाई साहब मुझे ये कार पसंद है, इस कार का प्राइस क्या है? अब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं प्राइस। प्राइस का मतलब यह है कि मैं शॉपकीपर को ऐसा बता रहा हूं कि अगर आप मेरे से सारे पैसे अभी लेंगे तो ये कार मुझे कितने की मिल जाएगी। हालांकि आजकल कार वालों को बहुत आदत है, वो पहले ही पूछ लेते हैं सर क्या फाइनेंस करवाएंगे? नहीं, मैंने कहा भाई कार का प्राइस बताओ, क्योंकि फाइनेंस करवाने से तो मुझे एक्स्ट्रा कुछ पे करना पड़ेगा।
तो उन्होंने कहा लेट अस सपोज सर कार का प्राइस है 15 लाख रुपीस। ओके, हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। तो मेरे पास दो ऑप्शन होती हैं, या तो मैं 15 लाख रुपीस कंपनी को दे दूं और वो कार मुझे दे दे। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हम कार को इंस्टॉलमेंट्स पर बाय करते हैं। इंस्टॉलमेंट पर बाय करने के लिए वो कंपनी उसको बोलती है क्या सर फाइनेंस करवाएंगे? मैंने कहा अच्छा करवा लेंगे। तो फाइनेंस करवाने का मतलब होता है कि वो मुझसे कुछ इनिशियली अमाउंट पूछते हैं कि सर इनिशियली आप कितना अमाउंट पे कर पाओगे, क्योंकि उसी के ऊपर इंस्टॉलमेंट डिपेंड करेगी। तो मैंने उन्हें कहा कि चलिए मैं आपको 3 लाख रुपए इनिशियली पे कर देता हूं। कहेंगे लीजिए सर कार की कीज आपकी, ये हमने आपको पकड़ा दी। अब बताएं 15 लाख की कार थी, 3 लाख मैंने उन्हें इमीडिएटली दे दिया, तो बाकी कितना अमाउंट बचा? 12 लाख रुपीस बच गया। अब वो मुझे पे करना है। रियल लाइफ में हम ये अमाउंट मंथली इंस्टॉलमेंट के तरीके से पे करते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन रूम में या थ्योरी में हम ये काम मंथली नहीं कर सकते, इसीलिए हम ईयरली या हाफ ईयरली इस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि मंथली करने से 3 घंटे में एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि प्रैक्टिकली इंस्टॉलमेंट्स मंथली होती हैं, थ्योरेटिकली इंस्टॉलमेंट ईयरली या हाफ ईयरली होती हैं। ठीक है सर, तो आप इसे सिंप्लीफाइड करते हुए ईयरली मान लीजिए। ठीक है, इसका मतलब अब मेरे पास जो बैलेंस अमाउंट बचता है वो बैलेंस अमाउंट अब बचता है 12 लाख रुपीस, जो कि मैं एज्यूम करता हूं कि मैं 3 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर दूंगा। ओके, तो बेटे हम इसकी 3 इंस्टॉलमेंट कर देते हैं, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट भी पे करना है। तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 4 लाख रुपीस एग्जैक्टली नहीं होगा, वो 4 लाख प्लस होगा। तो हम इसे मान लेते हैं सर मुझे 4.5 लाख रुपीस की 3 इंस्टॉलमेंट्स पे करनी होंगी। तो हमारी इंस्टॉलमेंट्स कितनी होंगी ये हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हो सकता है कि वो हमें इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट दे देगा, हो सकता है वो इंटरेस्ट का अमाउंट दे देगा और कहेगा कि आप खुद ही इंस्टॉलमेंट का अमाउंट फाइंड कर लीजिए। तो ये बातें हम प्रैक्टिकल पार्ट में करेंगे। ठीक है, और इस तरीके से हम उसको अपना मनी पे करेंगे और यहां पर हमारा अमाउंट पेबल जब सारा पे हो जाएगा तो अमाउंट पेबल नील रह जाएगा। ठीक, तो सर इसमें हायर परचेज कहां आता है? अब आप समझिए कि हायर परचेज क्या होता है। हायर परचेज इज एन एग्रीमेंट बाय विच एसेट्स, अगर हम खरीदने जा रहे हैं तो कार मेरे लिए एसेट है और बेचने वाले के लिए गुड्स हैं, आर परचेज और सोल्ड एट द फॉलोइंग टर्म्स, यानी इसकी क्या टर्म्स होती हैं ये हम आपके साथ बात करेंगे। तो यहां पर क्या टर्म्स होती हैं? दैट, पहली टर्म बहुत ही सिंपल है, समझाने की भी जरूरत नहीं है। दैट पेमेंट विल बी मेड इन इंस्टॉलमेंट्स, आप पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में देंगे, लेकिन कुछ अमाउंट आप इनिशियली दे देंगे, बाकी अमाउंट आप इंस्टॉलमेंट में देंगे। और मैंने आपको बता दिया है रियल लाइफ में मंथली होती है, लेकिन थ्योरेटिकली ये मंथली नहीं होंगी। ओके, नाउ अब सर सेकंड पॉइंट, अब ये सेकंड पॉइंट आपने समझना है। देखिए मैंने 15 लाख रुपए की कार है, 3 लाख रुपए मैंने उनको एडवांस में दे दिए और फिर कार उनसे ले ली, कार मुझे मिल गई। अब क्या जरूरत है मुझे, जब कार लेनी थी कार मिल गई तो मैं उनको पैसे क्यों दूंगा? मैं कहूंगा भैया पैसे मैं तुम्हें नहीं देता। इसीलिए हायर परचेज का पॉइंट नंबर 2 ध्यान से पढ़िए, यहां लिखा है ईच इंस्टॉलमेंट विल बी ट्रीटेड एज हायर चार्जेस। सेलर कह रहा है कि भाई ये जो आप मुझे अमाउंट दे रहे हो ना, ये इसका किराया है, ये कार का किराया है। मैं कह रहा हूं कार का किराया कैसे है भाई, कार तो मेरी है। क्या कोई अपने एसेट का किराया देता है? बिल्कुल भी नहीं। सेलर कह रहा है कार आपकी नहीं है, कार मेरी है। मैं कह रहा हूं ये क्या बात है? कह रहा है पढ़िए, ईच इंस्टॉलमेंट विल बी ट्रीटेड एज हायर चार्जेस। जो भी आप ये पैसा दे रहे हैं याद रखना ये कार का किराया है।
सो दैट इफ डिफॉल्ट इज मेड, अगर आपने इन किस्तों को देने में देरी की, गलती की, तो क्या होगा? इफ डिफॉल्ट इज मेड इवन इन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, अगर आपने पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दी, दूसरी इंस्टॉलमेंट पे कर दी, लेकिन आप थर्ड इंस्टॉलमेंट को पे नहीं करते हैं, तो भी यही होगा कि हम क्या करेंगे? सेलर विल टेक बैक गुड्स। तो सेलर क्या करेगा? इस कार को वापस ले जाएगा और विदाउट कंपेंसेटिंग द बायर, और वो कहेगा बायर को कि भाई मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। मैं कहूंगा भाई क्यों? कार कैसे ले जाएगा? पहले तो ये बता, कार कैसे जाएगा तू? वो कहता है हाँ मैं बताता हूं, पॉइंट नंबर 3 पढ़ ले इसके लिए। मैं कहा चल पढ़ा दे। इफ ऑल द इंस्टॉलमेंट विल बी ड्यूली पेड, अगर तुम ये तीनों किस्तें दे दोगे तो देन ऑनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड टू द बायर, तो हम आपको इसकी ऑनरशिप दे देंगे। इससे आपको एक बात समझनी है कि जब आप कार लेके जाते हैं तो आपको कार की फिजिकल पोजेशन दे दी जाती है, कार की कीज आपको मिल गई, लेकिन आप उसके रियल ऑनर नहीं बनते हैं। रियल ऑनर कब बनेंगे? पॉइंट नंबर 3 कहता है कि रियल ऑनर तब बनेंगे जब आप सारी इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे। इसका मतलब ये कि अगर आपने कोई व्हीकल लिया है इंस्टॉलमेंट्स पर कभी, या आपके पेरेंट्स ने लिया है, तो जाके उनसे पूछिए, अपने रिश्तेदारों से जाके पूछिए कि जब आपने सारी इंस्टॉलमेंट पे की थी तो क्या आपने सेलर से एक डॉक्यूमेंट लिया था जिसको हम बोलते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी। सेलर एक एनओसी देता है और वो एनओसी लेने के बाद में जो एचपी बायर होता है वो हमारी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में सबमिट करता है, और तब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इसकी ऑनरशिप बायर के नाम पर रजिस्टर करता है। अब आप समझ सकते हैं व्हाट इज हायर परचेज। हायर परचेज एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें आपको एसेट का पोजेशन दे दिया जाता है, यूज करने का राइट दे दिया जाता है, आप पेमेंट करते रहते हैं, जब सारी पेमेंट हो जाएंगी तब ऑनरशिप आपको मिलेगी। सर इन बिटवीन ऑनरशिप किसके पास है? बताएं। इन बिटवीन ऑनरशिप सेलर के पास होती है। अच्छा, यानी कि जब सारी इंस्टॉलमेंट्स पे हो जाएंगी तब जाकर के ऑनरशिप आपके नाम पर ट्रांसफर होगी। यस। अब मैं आपको बताता हूं, रियल लाइफ में बायर और सेलर के बीच में बैंक आ जाता है। रियल लाइफ में बैंक आता है, ठीक है। तो हम जिसे यहां पर सेलर कह रहे हैं, रियल लाइफ में वो बैंक होता है। तो हम एनओसी बैंक से लेके आते हैं, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को दे के आते हैं, और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट उस एनओसी के बाद हमारे नाम पर व्हीकल को रजिस्टर करता है। आरसी हमें चेंज करवानी पड़ती है। खैर, अब प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा हमें इसमें जाने की जरूरत नहीं है, हमें केवल ये समझना है कि सर हायर परचेज में दो मेन बातें हैं। आप उसका ऑनर बनते हैं तब जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट को पे कर देंगे। सेकंड थिंग, जो इंस्टॉलमेंट्स आप कह रहे हैं उसे हम हायर चार्जेस मान के चलेंगे, क्योंकि अगर डिफॉल्ट किया गया तो ये आपको रिटर्न नहीं की जाएंगी। इसके ऊपर बेस प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हमने सर हायर परचेज तो जान लिया, अब ये इंस्टॉलमेंट परचेज क्या होता है? ठीक बात है ना। आइए अब हम इंस्टॉलमेंट परचेज को समझने की कोशिश करते हैं। सर इंस्टॉलमेंट परचेज नाम से बता रहा है कि यहां पर भी पैसे इंस्टॉलमेंट में ही दिए जाएंगे। यस, यहां पर भी ऐसे ही होगा। लेटर सपोज कार 15 लाख की है, इनिशियली आपने एक सम देना है, वो आपकी मर्जी पे है, 2 लाख दें 5 लाख दें, अगर सेलर और आपके बीच का एग्रीमेंट है पे कर दीजिए, रिमेनिंग अमाउंट आप इंस्टॉलमेंट में दे दीजिए। पर सवाल ये उठता है, क्या उसकी ऑनरशिप आपको मिली है या नहीं मिली? अब आप कहेंगे कि सर ऊपर आपने कहा था ऑनरशिप नहीं मिली, तो अब कैसे मिल सकती है? तो लॉ ने कहा एक और टर्म है जिसका नाम है इंस्टॉलमेंट परचेज। इंस्टॉलमेंट परचेज के अंदर सेलर ऑनरशिप भी आपको स्टार्टिंग में ही पे कर दे देता है। वो कहता है ले तुझे मैंने ऑनरशिप भी दे दी। अब आप बताइए, अगर सेलर ने आपको ऑनरशिप दे दी तो उसके पास क्या बचा?
अब आप कहोगे सर सेलर मुझे ऑनरशिप देगा ही क्यों, इससे तो वो अपने हाथ काट लेगा कि कल को मैं अगर उसे पैसे ना दूं तो वो बेचारा कोर्ट के चक्कर काटेगा कि देखो गगन सर मेरे पास आए थे, वायदा कर गए थे, पैसे दे नहीं रहे, जैसा कि नॉर्मली क्रेडिट सेल में होता है। तो लॉ कह रहा है सेलर को कि भाई ये तेरी समझदारी है कि तू हायर परचेज करना चाहता है या तू इंस्टॉलमेंट परचेज करना चाहता है। हम तुझे विकल्प दे रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं, तू खुद ही चूज कर ले तू क्या चाहता है। और ऑब्वियस सी बात है कि सेलर हमेशा हायर परचेज ही चूज करता है, इसीलिए इंस्टॉलमेंट परचेज थ्योरेटिकल कंसेप्ट ज्यादा है, प्रैक्टिकली आपको हायर परचेज के क्वेश्चन इस चैप्टर में पढ़ने हैं। सर एक बार यहां से हमें इंस्टॉलमेंट परचेज की डेफिनेशन रीड करवाइए ताकि हम जान पाए। अंडर इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम, ऑनरशिप एज वेल एज पोजेशन ऑफ गुड्स आर इमीडिएटली ट्रांसफर्ड टू द बायर। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? वो कह रहे हैं कि हम आपको इसकी ऑनरशिप भी दे रहे हैं जो कि हायर परचेज में हमने आपको नहीं दी थी। पेमेंट विल बी मेड इन इंस्टॉलमेंट्स, पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में दीजिएगा। इन केस आप डिफॉल्ट करते हैं पेमेंट में, इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट बाय द बायर, यानी बायर एक किस्त देता है और उसके बाद नहीं देता, तो सेलर कैन नॉट रिपोजेस द गुड्स। अब सेलर क्योंकि ऑनरशिप दे चुका है, उसका गुड्स के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, वो आपसे वापस मांगने नहीं आ सकता। सेलर नीड्स टू स्यू द बायर, उसको कोर्ट में केस करना पड़ेगा बायर के ऊपर फॉर रिकवरी ऑफ अनपेड बैलेंस। अब हमारे देश में अगर केस करना पड़ जाए तो आपको पता है केस चलते रहते हैं कोर्ट के अंदर, लंबे चलते हैं। इस केस में सेलर को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। आपको ये लग सकता है कि सर अब तो हम समझ गए हैं, हम सेलर के पास जाएंगे और सेलर से कहेंगे कि भैया इंस्टॉलमेंट परचेज कर ले, हायर परचेज मत कर। ऐसा नहीं है, सेलर चूज करेगा और सेलर हमेशा क्या चूज करेगा, हायर परचेज चूज करेगा। इसीलिए इंस्टॉलमेंट परचेज एक अच्छा कंसेप्ट नहीं है, इसमें सेलर को कोर्ट में धक्के खाने पड़ते हैं। वो हमेशा आपसे क्या करता है, हायर परचेज करता है। तो आप कहेंगे कि सर इसका मतलब मोटा मोटा डिफरेंस ये है कि ऑनरशिप हायर परचेज में सारी पेमेंट होने के बाद मिलती है। बिल्कुल ठीक, यही मेजर डिफरेंस है और इसी के ऊपर बेस्ड वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताएं हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट परचेज में क्या डिफरेंस है। आप कहेंगे सर एक ही तो है। अरे नहीं, देखिए इससे कई सारे पॉइंट्स हमारे बनने वाले हैं, वही हम आपके साथ आज डिस्कस करने वाले हैं और वही आपको एग्जाम में लिखने भी है। बोलिए क्या आप तैयार हैं? हाँ जी सर, चलिए बताएं। सबसे पहला तो हमारा डिफरेंस होता है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने यहां पर देखा हो तो हमने कहा था कि यहां पर इंस्टॉलमेंट जो होंगी वो हायर चार्जेस ट्रीट की जाएंगी। ठीक है, तो पहला तो यही है कि आप जो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हायर परचेज कहता है कि इट इज लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायर, ये एक तरीके से किराए का कॉन्ट्रैक्ट है। दो लेटर ऑन इट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। हायर परचेज कहता है ये एक हायर का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आप सारी इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे तो ये सेल का कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, मैं ऑनरशिप आपको दे दूंगा। लेकिन इंस्टॉलमेंट परचेज में तो ये स्टार्टिंग से ही सेल का कॉन्ट्रैक्ट था। बताएं सेल क्या होती है? सेल का मतलब होता है ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी गई, तो इंस्टॉलमेंट परचेज ने ऑनरशिप स्टार्टिंग में ही ट्रांसफर कर दी थी, तो वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट था? वो सेल का कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड ये पॉइंट बन जाएगा ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। आपको पता है हायर परचेज में ऑनरशिप ट्रांसफर होगी एंड में, इंस्टॉलमेंट परचेज में हो जाएगी बिगिनिंग में। ठीक है, तो आपको लगेगा सर ये ऊपर नीचे एक ही पॉइंट है। नहीं, ये अलग अलग पॉइंट है। जितना अलग अलग पॉइंट बना के लिखेंगे उतने अलग अलग मार्क्स हैं। तो आप समझ सकते हैं कि थ्योरी में ये 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो आपने एटलीस्ट 4 to 5 पॉइंट्स लिखने हैं। अच्छा, मैं आपको मेन बताऊंगा, फिर आपको बुक के ऊपर रेफर करवा देंगे, बुक में आप पढ़िए, बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। अगर उनमें से कोई और पॉइंट आपको अच्छा लगे तो आप कर लीजिएगा। और ये भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, कितने सिंपल हैं देखिए।
अच्छा ये बताइए, जब आप मार्केट में जाते हैं तो वहां लिखा होता है गुड्स वंस सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक। मतलब एक बार अगर सामान बिक गया तो हम आपसे वापस नहीं लेंगे। सर ये मंत्रा अमेजॉन कितने अच्छे हैं, हम सामान मंगवाते हैं रिटर्न कर देते हैं। यस, दे आर डेफिनेटली वेरी वेरी गुड सर्विसेज के जो आपसे सामान की रिटर्न ले लेती हैं। यू मस्ट अप्रिशिएट। अमेजॉन है, मंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, ये मतलब कहते हैं कि आप प्रोडक्ट मंगवा लीजिए, अगर आपको कुछ 19-20 लगता है, प्रोडक्ट ठीक नहीं डिलीवर होता, आप वापस कर सकते हैं। मतलब कई बार ऐसा हो जाता है, हम कई बार साइज की वजह से, कलर की वजह से रिटर्न कर देते हैं, बट नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो लिखा होता है गुड्स वंस सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक। अब आप मुझे बताइए, क्या हायर परचेज में गुड्स को रिटर्न किया जा सकता है? सोचिए। सर आप कह रहे हो गुड्स वंस सोल्ड, तो हायर परचेज में गुड्स सोल्ड तो हुए नहीं, ऑनरशिप तो गई नहीं, तो इसलिए वापिस हो सकते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं सेलर से कह रहा हूं भाई आके कार ले जा, या मैं तो तुझे कार दे जाता हूं, झंझट खत्म कर, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा। तो वो बड़ी खुशी खुशी ले लेगा, क्योंकि उसको अभी पैसे मिलने हैं। लेकिन इंस्टॉलमेंट परचेज में अगर आप जाएंगे और आप कहेंगे भैया गुड्स वापस ले लो, तो दुकानदार नहीं लेगा, वो कहेगा बिका हुआ माल वापस नहीं होता। तो यानी इन दोनों में डिफरेंस है कि हायर परचेज में आप जब भी चाहें गुड्स रिटर्न कर दें और आपको इंस्टॉलमेंट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंस्टॉलमेंट परचेज में आप गुड्स रिटर्न करना चाहोगे भी तो सेलर लेगा नहीं, कहेगा भैया मुझे मेरे पैसे चाहिए। अब सेलर तो गया फंस, नहीं सॉरी बायर तो गया फंस इंस्टॉलमेंट परचेज में। ऐसा नहीं है, इसी से समझिए। देखिए इंस्टॉलमेंट परचेज में बायर अपनी प्रोडक्ट को वापस कर नहीं पा रहा, तो वो क्या करेगा? अब वो OLX का सहारा लेगा। हालांकि OLX एक अच्छी ब्रांड नहीं है, वहां लोग कहते हैं धोखा हो गया, मतलब ये कंसेप्ट समझाने के लिए था। सेलर कहेगा भाई साहब मुझको मेरे पैसे चाहिए, सामान नहीं चाहिए। सेलर बाहर कहेगा कोई बात नहीं, बाहर जाएगा, कहेगा किसको कार चाहिए, लाइन लगा लो। एड देखते हो ट्रू वैल्यू की, बायर लाइन लगाएगा, बायर लाइन लगाएगा। तो क्या भाई सेलर कह रहा है भाई ये कार तेरी हो गई है, तेरे पास पैसे नहीं है, जा सेल कर दे, तू इसका ऑनर है, तू इसको लीगली सेल कर सकता है, जा सेल कर, पैसे ला और मुझे दे दे, बात खत्म हो गई। इंस्टॉलमेंट परचेज में आप बायर हैं, आप सेल कर सकते हैं, चाहे आपने सारी इंस्टॉलमेंट पे की हो या ना पे की हो, क्योंकि वहां पर ऑनरशिप आपको मिल चुकी है। एक बार ऑनरशिप मिल गई, सेल कीजिए, पैसा लीजिए, रिटर्न कर दीजिए। लेकिन हायर परचेज में आप सेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उसके ऑनर ही नहीं है। तो देखिए मैंने आपको 2 पॉइंट बताए, एक तो बताया रिटर्न ऑफ गुड्स, हायर परचेज में आप रिटर्न कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट परचेज में आप रिटर्न नहीं कर सकते। ठीक है। एक मैंने आपको पॉइंट बताया राइट ऑफ रीसेल। हायर परचेज में क्योंकि आप ऑनर नहीं है तो आप सेल नहीं कर सकते। इंस्टॉलमेंट परचेज में आप ऑनर हैं, इंस्टॉलमेंट पे हुई या नहीं हुई इससे कोई मतलब नहीं, आप सेल कर सकते हैं। ठीक है सर, अगर हम इंस्टॉलमेंट ना पे करें तो क्या होगा? देखिए जी, हायर परचेज में अगर आप इंस्टॉलमेंट नहीं पे करेंगे तो सेलर आएगा और अपनी कार ले जाएगा, खत्म, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंस्टॉलमेंट परचेज में आपको पता है सेलर आएगा, आप बोलेंगे हाथ मत लगाइयो, ना ना कार को हाथ बिल्कुल मत लगाइयो, कहेगा नहीं मैं लगाऊंगा, 100 नंबर घुमा दूंगा, 100 नंबर वाला आएगा, फिर तू बता दियो भैया तू इसका ऑनर नहीं है, तू कैसे हाथ लगा रहा है, तेरे को जाना है कहां? कोर्ट। पहले वकील के पास जा, पैसे दे, कोर्ट में केस फाइल कर, वहां से नोटिस आएगा, जब नोटिस आएगा तो मेरा वकील कोर्ट में आके जवाब देगा, समझे? कार को तो हाथ मत लगा दियो। खैर बातों को अलग वे में मत लेना, मैं ज्यादा बातें नहीं करना चाहता, बाकी कोर्ट के प्रोसेस तो कोर्ट के होते हैं। अच्छा जी, रिस्क। रिस्क का फंडा यह है कि रिस्क रिमेन्स विद द ऑनर, जो ऑनर होगा उसी का रिस्क होगा। मान लो कार चोरी हो जाए, कार
एक्सीडेंट हो जाए, कुछ उसके साथ दुर्घटना घट जाए, तो सर रिस्क किसका होगा? रिस्क ऑनर का होगा, और आपको पता है दोनों में ऑनर कौन है। तो मैंने आपको अप्रोक्सीमेटली 6 पॉइंट समझाने की कोशिश की है, तो आपने इनको लर्न करना है, बिल्कुल लर्न करना है, ठीक है। आज हम और कुछ नहीं पढ़ेंगे, इसके बाद हम प्रैक्टिकल टर्म स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिकल टर्म्स में हम आपके साथ नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। अभी मैंने आपको कुछ टर्म्स तो समझाई दी हैं कि एसेट क्या होता है। ये जो बायर होता है ना, इसे इस चैप्टर में हम लोग एचपी बायर का नाम दे देते हैं, और जो सेलर या वेंडर होता है उसे हम नाम एचपी सेलर या एचपी वेंडर कह देते हैं। अच्छा, एसेट का जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस था, जो कि हमने इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपको याद हो तो 15 लाख लिया था, ये प्राइस तब होता है जब मैं फाइनेंस नहीं करवाता, तो इसे इस चैप्टर में हम एक टेक्निकली नेम दे देते हैं कैश प्राइस। तो कैश प्राइस क्या होता है? कैश प्राइस सेलर का सेल प्राइस है, अगर आप सारे पैसे अभी देना चाहते हो, लेकिन आप तो उससे बहुत लंबा पीरियड मांग रहे हो क्रेडिट का, 3 इयर्स 5 इयर्स, तो उसका ब्याज लगता है। तो ब्याज की वजह से जो एक्स्ट्रा प्राइस आप पे करते हो, जो टोटल अमाउंट आप पे करते हो, वो कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट मिला करके होता है, और उसे हम इस चैप्टर में आगे चल के बोलेंगे हायर परचेज प्राइस। मतलब टोटलिटी में बात कर रहे हैं कि टोटल जो आपने पेमेंट दी उसमें टोटल में कैश प्राइस भी था और टोटल इंस्टॉलमेंट्स का इंटरेस्ट भी था, उसे हम हायर परचेज प्राइस बोलते हैं। बट ये हम आने वाली क्लासेस में आपको बताएंगे विद प्रैक्टिकल और विद फिगर्स। आज का हमारा काम कंप्लीट। मैं आपको 2 मिनट आपके रेफरेंस के लिए सिर्फ आपको एक बार बुक दिखा देता हूं, ठीक है। ऑल्दो हम आपको बुक प्रोवाइड नहीं करेंगे, ये आपको मार्केट से लेनी है। आइए जी, ये देखिए, अगर आप ये देखें तो ये हमारे पास में बुक है, और हमारी जो करंट एडिशन है उसका ये चैप्टर नंबर 12 है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मार्केट में आपके कॉलेजेस में एक और बहुत बेहतरीन और शानदार बुक रिकमेंड की जाती है बाय भूषण कुमार गोयल। अभी मेरे पास यहाँ सामने रखी नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता। भूषण कुमार गोयल जी की भी बुक आती है, ठीक है। तो हम जो दिखा रहे हैं वो आपको जे.आर. मोंगा सर की बुक दिखा रहे हैं। हम जो क्लास में फॉलो कर रहे हैं जे.आर. मोंगा सर की बुक फॉलो कर रहे हैं। ये उस बुक के कुछ पेजेस हैं जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं, चैप्टर नंबर 12। आपका होमवर्क ये है कि आप इसे रीड करेंगे, ठीक है। तो आप पढ़ के देखिएगा कि आपको हायर परचेज समझ में आया, ठीक है। हायर परचेज के साथ साथ इसमें हायर परचेज की एक अपनी डेफिनेशन है, छोड़ दीजिए, हमने जो आपको बता दी वो चलेगी। उसके बाद इसमें हायर परचेज के फीचर्स हैं, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, अगर आप रीड करना चाहें देन इट्स ओके। अच्छा, फिर डिफॉल्ट पे क्या होगा तो मैंने आपको बता दिया। सेलर आएगा और अपनी गुड्स वापस ले जाएगा, आप उसे लीगली रोक नहीं सकते क्योंकि वो उसका ऑनर होगा। हायर परचेज और क्रेडिट सेल में क्या डिफरेंस होता है? क्रेडिट सेल का मतलब एक तरीके से आपकी इंस्टॉलमेंट परचेज से ही है, तो ये आप पढ़ सकते हैं, इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम, ठीक है। और ये हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का था, डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट परचेज, जिसमें से मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए डिस्कस कर दिए हैं। रिमेनिंग अगर आप इसमें से कोई और पॉइंट आपको अच्छा लगे कि सर हमें इजीली लर्न हो सकता है, तो यहां से आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये बुक आपके पास है। फिर ये जो टेक्निकल टर्म्स हैं, इससे हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ बात करेंगे प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें से कुछ बातें हमने आपको बता दी हैं। उम्मीद करते हैं आज की क्लास इंफॉर्मेटिव रही होगी, और नेक्स्ट क्लास से हम प्रैक्टिकल को स्टार्ट करेंगे। आज मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट क्लास में लर्निंग आगे बढ़ाएंगे। टाटा, बाय बाय।